बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, 30 बरस बाद लाहौर की रोशनियां लौट रही हैं। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो का 30 साल बाद आगाज़ हो गया है। इस तकरीब का इनेकाद लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में किया जा रहा है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने किया है। चैम्पियन ट्रॉफी के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम मुकम्मल हो चुका है, उसकी तज़ीन और आयश भी मुकम्मल कर ली गई है, जिसका बाकायदा इफ्तिताह भी किया जा चुका है। गोया लग ये रहा है कि पाकिस्तान के हालात अगर देखा जाए तो इस लिहाज से बेहतरी की तरफ गामजन है। हुकूमत इस हवाले से भी दावेदार है कि मैशत में भी बेहतरी आ रही है, और मैशत में अगर बेहतरी आएगी तो आने वाले दिनों में मुल्क के हालात और बेहतर हो सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मुल्क में महंगाई कम करने के लिए हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन जब तक बिजली की और गैस की कीमतों में कमी नहीं होती उस वक्त तक अवाम इत्मीनान की तरफ जाते हुए दिखाई देते नहीं हैं। लेकिन ये अच्छा होगा कि अगर हुकूमत ने अशिया ज़रूरत की कीमतों में कमी की है और तमाम चीज़ों में अगर कमी होगी तो उससे महंगाई का भी खात्मा हो सकेगा और बेरोज़गारी से भी निपटा जा सकेगा। दूसरी तरफ सियासी बहरान को ख़त्म करने के लिए कोशिशों का आगाज़ तो हुआ था, लेकिन मामला दरमियान में लटका हुआ है। मुज़ाकरात रुक चुके हैं। मुज़ाकरात अगर मुकम्मल हो जाते हैं, सियासी जमातों के माबैन इफ़हाम व तफ़हीम होती है और मिलजुल कर चलने का कोई रास्ता निकल आता है, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान की मैशत भी बेहतर हो सकती है और पाकिस्तान को आगे बढ़ने से भी कोई नहीं रोक सकता। हमेशा से यह कहा जाता है कि सियासी जमातें बहरान पैदा करती हैं, और अगर सियासी जमातें बहरान ख़त्म करना चाहें तो वो कर सकती हैं। रऊफ़ हसन, जो कि साबिक़ सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये बात वाज़ेह करते हुए दिखाई देते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए और मुज़ाकरात के नतीजे में कोई बेहतर सूरत हाल निकल सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका से हमें उम्मीद लगाना हमारी नासमझी थी। गोया मामलात पाकिस्तान की सियासी जमातों में आपस में ही बैठ कर तय करने हैं। दूसरी तरफ अदालती अमूर के हवाले से खतूत लिखे जा रहे हैं। जज साहिबान खतूत लिख रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफ़र ने भी एक खत लिखा है कि जुडिशल कमीशन की कार्रवाई को मौखर किया जाए जब तक कि 26वीं आइनवी तरमीम के हवाले से भी हतमी फैसला नहीं आ जाता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उस वक्त तक इस मामलात को पेंडिंग किया जाए, या कम अज़ कम नए जजेस की जो तैनाती है उनके मामले के हवाले से भी इस चीज़ को मौखर किया जा सकता है। क्या ये बात मानी जाएगी या कल जुडिशल कमीशन का इजलास बहुत से मामलात को तय कर देगा? दूसरी तरफ जो मुज़ाकरात रुके हुए हैं, अब इस तरफ पेशकदमी कौन करेगा? हुकूमत और अपोजिशन अगर चाहें तो ये मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मुज़ाकरात नहीं चाहते। सियासी जमातों को ये भी जानना होगा कि उनकी सफ़ों के अंदर ऐसे लोग कौन से मौजूद हैं जो मुल्क के अंदर सियासी बहरान का खात्मा नहीं चाहते। इस पर भी आज के प्रोग्राम में तफसीलात से बात करेंगे। साथ ही साथ IMF का वफद पाकिस्तान आएगा। गवर्नेंस के हवाले से, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, और ख़ास तौर पर जुडिशल रिफॉर्म्स और जो इस वक्त एहतसाबी निज़ाम है उस पर भी बातचीत होने का इम्कान है। और हुकूमत दावेदार है कि इस किस्म की डायरेक्शन शफाफ निज़ाम के लिए, एहतसाब के लिए IMF पहले से हुकूमत पाकिस्तान को देता रहा है। 2018 में भी इसी किस्म की बातचीत हुई थी, और अब भी कोई नई चीज़ नहीं हो रही, बल्कि ये वही रूटीन के मामलात हैं जो IMF के साथ मामलात तय करते हुए तय किए जाते हैं। अब देखना यह है कि क्या कोई अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनेगा या मुज़ाकरात होंगे और मुज़ाकरात के नतीजे में मामलात बेहतर हो सकेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। इसका भी आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे, लेकिन वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद अपने मेहमानों से पूछेंगे कि जुडिशल कमीशन के पाकिस्तान के हवाले से जो खतूत लिखे गए हैं उसका रद्द-ए-अमल क्या आएगा, और क्या सियासी जमातों के माबैन जो मुज़ाकरात तअत्तुल का शिकार हैं उस तरफ पेशकदमी कैसे की जाएगी। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। और हम एक बार फिर खुशामदीद, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तज़कियाकार पीजे मीर साहब। पीजे मीर साहब, ये जो सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है, जजेस खत लिख रहे हैं, फिर बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने भी खत लिखा है जिसमें कहा गया जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई को मौखर किया जाए। एक तरफ मुज़ाकरात तअत्तुल का शिकार हैं, दूसरी तरफ जुडिशरी के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने हैं। आपको हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं? ये नसरुल्लाह साहब, ये सारा जो काम आप देख रहे हैं ये मिसट्रस्ट है। ये ट्रस्ट डेफिसिट इतना बढ़ गया है हमारे अंदर, गवर्नमेंट का ऑपोजिशन के साथ, ऑपोजिशन का गवर्नमेंट के साथ, और उसके साथ साथ आप कह लो कि कोर्ट्स के साथ। क्वेश्चन इज कि हम कोर्ट को क्यों चैलेंज करते हैं और क्यों उसको गाइडलाइंस देते हैं कि आप ये ना करें। सबसे पहले जब आप जुडिशल कमीशन या कोई भी कमीशन बनाते हैं, दैट इटसेल्फ
ये एक फेलियर है, क्योंकि आपके इदारों का काम होता है, ये कमीशंस का काम नहीं होता है। आप कमीशन का एक इधर का बंदा उठा लेते हैं, उधर का, इधर का, तीसरे को उठा के आप कहते हैं जी कमीशन बन गई है। भाई कमीशन आप वहां बनाते हैं, उस इदारे के अंदर बनता है जिसके मुतालिक आप बात कर रहे हैं, और उनके एक्सपर्ट्स बनाते हैं। हमारे तो है ही नहीं है जी, इधर उठाओ मुंह उठाओ तो इधर किसी को मेंबर बना दिया, किसी को मुंह उठाओ उधर मेंबर बना दिया। हमने वहां भी मजाक हम करते हैं, और यहां हम अपने आप को कहते हैं कि जी हम साफ और कहते हैं शफाफ एक रिजल्ट हमें चाहिए। ये नहीं आएगा जब तक एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे के साथ कॉन्फिडेंस पैदा ना करें। हमने कॉन्फिडेंस नहीं कहीं पैदा किया, आज की बात नहीं है। आप पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री देख लें, कहां कॉन्फिडेंस आया। जब भी कोई गवर्नमेंट आती है, एआरडी, एमआरडी, यू नो, आपके इस किस्म के आप गवर्नमेंट ग्रैंड अलायंसेस बना देते हैं। ये तो हमारा एक आप कह लो कि एक मोडस ऑपरेंडी हो गया हुआ है। हम कई जगह ठहरते नहीं है, जो गवर्नमेंट आती है उसको निकालने के चक्कर में, जो नहीं निकलती है उसको किसी और तरीके से निकाल देते हैं। हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो कौमें हैं वो पहचानी जाती हैं आपकी ट्रैफिक से। जब आपकी ट्रैफिक इस तरह चल रही है रोड के ऊपर, मौत के कुएं में चलाने वाले, तो फिर हुकूमत को हाल देगी लो आप। सो ये जो चीज है इसको हमने दुरुस्त करना है। और आपने अपने प्रोलोग में बात कही है कि बातचीत जब तक नहीं होगी, नसरुल्लाह मलिक साहब, ये आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। आप क्या करेंगे? जलसे निकालेंगे? क्या करेंगे? आप रिजेंटमेंट करेंगे, रोडों पर निकलेंगे? तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें, आप सेनेट को बंद कर दें। अगर आपने यही करना है, जब तक बात आपकी पार्लियामेंट में नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ सकते। सिंपल। ठीक। राजा खालिद साहब, जुडिशल कमीशन की कार्रवाई रोकने के खतूत, आपको लगता है ये आईनी हक है जज साहिबान का, और फिर जिसका मुतालबा बैरिस्टर अली जफर साहब ने किया है कि जो है वो इस कमीशन की कार्रवाई को मौखर कर दिया जाए, और जब तक ये हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी का मामला हल नहीं होता उस वक्त इजलास ना किया जाए? कि मलिक साहब, बात यह है कि मुझे नहीं अंदाजा होता, मैं समझने से कासिर हूं कि किस कानून की किस प्रोविजन के तहत जुडिशल कमीशन के इजलास को मौखर किया जा सकता है। जिन जजेस का तकर्रर हो रहा है कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आप देखिए कि 26वीं तरमीम से इनका कोई सरोकार नहीं है, इनका दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। ये 2015 में इनकी अपॉइंटमेंट हो गई थी। जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं जनाब आमिर फारूक साहब, और उसके कुछ मंथ्स के बाद जो दूसरे जज लाहौर हाई कोर्ट से आए हैं सरफराज डोगर साहब, तो उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। तो 26वीं तरमीम तो अभी जाके अक्टूबर 2024 में पास हुई। इसका कोई उससे सरोकार नहीं, और ना ही अब जजेस की अगर स्ट्रेंथ का वो किया जाए कि पहले 17 जजेस थे तो अब वो 34 जजेस कर दिए गए। वो पार्लियामेंट का एक एक्ट है जिसके जरिए जजेस की तादाद को इनहांस किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, और बाकी शायद पेशावर हाई कोर्ट में भी। तो इसका 26वीं तरमीम के साथ दूर का कोई ताल्लुक नहीं बनता। तो ये नंबर जो है ये इंक्रीज होता रहता है टाइम टू टाइम। जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के जजेस एक वक्त में 50 थे, बाद में 60 कर दिए गए। तो केसेस के बर्डन को लेसन करने के लिए, पेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए ऐसा किया जाता है। मैं बिल्कुल साहब, सवाल ये है कि जो लोग मुखालफीन है 26वीं आईनी तरमीम के, वो कहते हैं कि जब एक तरमीम चैलेंज हो चुकी है उस वक्त तक बाकी मामलात रोक दिए जाने चाहिए। कानून क्या कहता है? अगर किसी चीज़ को चैलेंज कर दिया जाए, यदि सब जुडिस मामला हो, तो बाकी चीज़ें चलती रहेंगी या रोक देनी चाहिए? कि देखें, अगर कहीं पे कोर्ट स्टे कर देना उस प्रोसीडिंग को कि 26वीं तरमीम चैलेंज हो गई, तो उसके नतीजे में आप एक स्टेप भी नहीं उठा सकते। स्टेटस को ऑर्डर कर दें या कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी कर दें, फिर तो कहा जा सकता है। लेकिन 26वीं तरमीम को चैलेंज करने के नतीजे में अगर सारी प्रोसीडिंग्स को उसके नतीजे में जो कल्मिनेट हो के जो वाकयात सामने आए तो रोक दिया जाए, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब यही आफरीदी साहब भी घर बैठ जाएंगे, वो भी एक दिन काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो उसी 26वीं तरमीम के नतीजे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने गए। तो ये तो इस तरह हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। ये जब वहां पे फिक्स होगी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने, तो फिर जाके जब डिसाइड होगा उसका कोई लॉजिकल एंड सामने आएगा, तो फिर उस पर बात की जा सकती है। और फिर सारा मामला अगर वो जो पिटीशन है इस हवाले से वो मंजूर होती हैं तो रिवर्स हो सकता है सारा।
लेकिन मैं नहीं समझता। सर थोड़ी सी यार रहनुमाई फरमाइएगा, आपने कहा रिवर्स हो सकता है, यानी आईनी बेंच जो है वो पार्लियामेंट की मंजूर करदा 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स कर सकती है? नहीं, मैं पूरी बात कर रहा था, यानी जो उनका ख्याल है ना कि फिर रिवर्स हो जाए, तो फिर आप कह सकते हैं कि जी ठीक है, जो 26वीं तरमीम के नतीजे में जो उसके बेनिफिशरीज थे या जो तब्दीलियां आई तो वो रिवर्स हो गई। लेकिन मलिक साहब, मैं कतई नहीं समझता कि 26वीं तरमीम को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसे रिवर्स कर सकता है, इसलिए कि ये पार्लियामेंट का प्रीरोगेटिव है, पार्लियामेंट का अख्तियार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकती है विद द हेल्प ऑफ 2/3 मेजोरिटी, और किसी कानून को रिपील कर सकती है, खत्म कर सकती है, नया कानून बना सकती है विद द सिंपल मेजोरिटी। तो पार्लियामेंट ने अपना जो इस्तेकाक है उसे बरूए कार लाते हुए, अपना जो पावर है उसे एक्सरसाइज करते हुए ऐसा किया। तो अगर 26वीं तरमीम को मैं नहीं समझता कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रिवर्स कर सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इज इटसेल्फ क्रिएशन ऑफ द 26वीं तरमीम, 26th अमेंडमेंट। वो कैसे उसे रिवर्स करेगा? यानी मैं इसका चैलेंज होना ही मज़ी का खेल समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बना वो 26वीं तरमीम के नतीजे में बना। ये जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना और इसकी जो हैयत चेंज हुई वो 26वीं तरमीम के नतीजे में चेंज हुई। जो जजेस, पहले सीनियर मोस्ट जज जो था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनता था आफ्टर द 18th अमेंडमेंट। तो अब ये है कि 3 का पैनल भेजा जाता है, उन 3 में से किसी को भी जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना सकता है, उसकी एलिवेशन हो सकती है। और यहाँ पे इस बात का जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूँ कि ये तजवीज़ किसकी थी। तजवीज़ जो हमारे ऑनरेबल सीनियर प्योने जज हैं जनाब मंसूर अली शाह साहब, उनकी थी। वो सूबों के हवाले से उनका था कि 3 का पैनल होना चाहिए फॉर द एलिवेशन, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। लेकिन अब कानून साज अदारे ने यह समझा कि अगर सूबों के लिए आप कहते हैं तो फिर मरकज के लिए भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके लिए भी 3 का ही पैनल होना चाहिए। तो फिर ये रूल्स, यानी देखें रूल्स तो उससे पहले बन गए थे, 26वीं तरमीम तो अब की है, रूल्स 2024 के हैं, तो ये सारी बातें रूल्स में तय हो गई थी। तो लिहाजा मैं नहीं समझता, कहीं दूर दूर इट इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन मलिक साहब कि 26वीं तरमीम को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच खत्म कर सकता है, वो कतन खत्म नहीं कर सकता। राय साहब वापस आता हूँ आपकी तरफ। पीजे मीर साहब, जो भी राय साहब बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट ने जो है वो तश्कील दिया आईनी बेंच भी, पार्लियामेंट की 26वीं आईनी तरमीम के जरिए ही जुडिशल कमीशन बना, जजेस की तैनाती भी कमीशन के पास इख्तियार हासिल है। लेकिन दूसरी तरफ ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि अपनी मर्जी के जजेस लाए जाते हैं। ये आज का इल्ज़ाम नहीं है, हर सियासी जमात दूसरी सियासी जमात पर ये इल्ज़ाम लगाती है कि वो अपने मर्जी के जजेस ले आते हैं। तो ये इबहम, ये एक दूसरे के इल्ज़ामात, ये तो माजी का भी हिस्सा रहे हैं। नसरुल्लाह साहब, ये कभी चेंज हो ही नहीं सकता। देखें ना, इन्होंने जो जितनी भी शिकें बताई हैं, ये लॉ है। ये लॉ किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट कौन है? लॉ मेकर है। और लॉ मेकर आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते, और बाद में जो भी आप जिसकी निशानदेही कर रहे हैं और फिर वहां जाके चैलेंज करते हैं, तो ये तो सबसे बड़ी आपको इग्नोरेंस लगती है। क्या ये सारे पार्लियामेंट में क्लोन्ड है? एक लॉ पास कर देते हैं और उसके बाद फिर ये कहते हैं नहीं जी ये ठीक नहीं है, उसको चैलेंज। नसरुल्लाह, हमारा जो प्रॉब्लम यहां है, हमारा जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि आप जजेस को नाम से बात करते हैं। आप आर्मी चीफ हो ना, मुझे तो अभी नहीं पता कि हिंदुस्तान का आर्मी चीफ कौन है, मुझे ये नहीं पता उसका चीफ जस्टिस कौन है। हम यहां हर बंदे को नाम से आप आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी पोस्ट से नहीं करते। आपने पोस्ट को पॉलिटिसाइज कर दिया हुआ है। आप जो मैंने पहले आपसे बात की है, जो हकीकत है और हकायक है, हमारे अंदर इतना मिसट्रस्ट हो गया है एक दूसरे के साथ कि ये जो आज छोटी मोटी डिबेटें होंगी, हाँ जी वो कौन, वो बना सकता है, वो नहीं बना सकता है, वो उसने ये करना है, उसने ये करना है, ये मिसट्रस्ट है। और इस मिसट्रस्ट के अंदर मारा कौन जा रहा है? अवाम मारी जा रही है। बिकॉज ये जो लोग कहते हैं हम मुहाफिज हैं आपके, और ये आपस में तो बैठ नहीं सकते। ये 10-10 गाड़ियों के साथ बुलेट प्रूफ में जाते हैं और कहेंगे कि हम कौम के मुहाफिज हैं। आप किस किस्म के मुहाफिज हो यार? प्लीज टेल मी। इनके पास गन्स हैं, इनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं जिनकी हम बात करते हैं? नो, हमारा बहुत एक डिस्टेंस हो गया हुआ है।
और ये मैं आपको बता रहा हूं कि या कुछ 4 फॉरेनर्स आए थे, वो कहते हैं कि ये जो आपके पॉलिटिशियंस हैं अक्रॉस द बोर्ड, वो कहते हैं कि ये क्या एक आम आदमी का काम करेंगे जब ये खुद एक बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर फिरते हैं। खुदा की कसम, मैं क्या जवाब दूं, मुझे बता दें आप, क्या जवाब दूं मैं कि ये मेरे लीडर्स हैं और ये खुद प्रोटेक्टिव कस्टडी में जा रहे हैं रोड के ऊपर। क्या पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, फिर टेररिज्म है, एक वजह यह नहीं है कि आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है या जो एक मुख्तलिफ ओहदों पर फायज होते हैं उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए होती है? प्राइम मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर्स इंसान एक्सेप्ट कर लेता है। वो यार आपका एक एमएलए एमपी है जो गार्ड्स, अगर गार्ड्स लेके फिर रहा है तो वो किसका रिप्रेजेंटेटिव है? वो तो वोट लेके आया है, उसको किस चीज का डर है? मुझे बताएं ना, किस चीज का डर है उसको डर ये नहीं है, उसने लोगों को दिखाना है कि मैं जा रहा हूं, मैं रास्ते पे जा रहा हूं, ये बात है, और कोई इनको टच नहीं करेगा। अल्लाह, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, कोई इनको हाथ नहीं लगाएगा। कितने एमपीएस और एमएनएस मारे गए जरा प्लीज मुझे हिस्ट्री में बता दें। ये जो 70-80 हजार जो आप टेररिज्म की बात कर रहे हैं, ये 70-80 हजार आदमी कौन है? आम आदमी है ये। इसमें कौन सा बड़ा आदमी मारा गया यार? द क्वेश्चन इज, हमें अपने आप के अपने डायनामिक्स ठीक करने। ठीक है पीजे साहब, जी आप बात मुकम्मल कर लें। पीजे साहब, आप वहीं थे प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जब ये सोजोन 2000 था, वहां जो बाहर के फॉरेनर्स आए थे लाख पाउंड दे के, डॉलर्स दे के, वो कहते थे यार हमें अगर इतनी सिक्योरिटी मिल रही है, ये जो हम इतना पैसा पाकिस्तान में लगा रहे हैं, खुदा ही जाने हम यहां क्या करेंगे। अंदाजा लगाओ, ये जो आप करते हो, हम जो लोगों को दिखाते हैं पुलिस ये क्रिकेट के ग्राउंड्स में इधर उधर, ये हमें नहीं दिखानी चाहिए। ठीक है पीजे साहब, एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल कर लें, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदेद। राय साहब, ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त कहा जा रहा है कि सीनियरिटी मुतासर होगी, आपको लगता है कि इस पे भी डिस्प्यूट होगा जजेस की सीनियरिटी के हवाले से? अपने मलिक साहब, मैं कुछ अर्से से ना बिल्कुल टोटली समझने से कासर हूँ कि किसकी सीनियरिटी मुतासर होगी। हाँ, ये कहा जा सकता है कि और फर्क पड़ा है, क्योंकि जनाब सरफराज डोगर साहब सीनियर प्योने जज बन गए, उनकी एलिवेशन पहले हुई थी जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब से, और इसी तरह को नीचे के दर्जों में भी एक आध या 2 सीनियरिटीज मुतासर हुई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है मलिक साहब के क्या कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत नहीं देता प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को? उसका जो आर्टिकल है 200 बड़ा इस हवाले से वाज़ेह है, वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये अख्तियार है कि वो एक सूबे से दूसरे सूबे में हाई कोर्ट के किसी जज को भी ट्रांसफर कर सकता है विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जनाब ये अफरीदी साहब से उनकी कंसल्टेशन हुई, उन्होंने ओके किया, फिर उसके बाद वो जो जज हैं जिन्हें ट्रांसफर किया जाना मकसूद है, उनकी कंसेंट लेना होती है। अगर वो अपनी कंसेंट नहीं देते, वो इनकार कर देते हैं कि मैं ट्रांसफर नहीं होना चाहता, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ही विल बी डीम्ड टू बी रिटायर्ड, यानी उसे फिर रिटायर्ड समझा जाएगा, वो ही विल नो मोर द जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो फिर जो मुतलका चीफ जस्टिस साहिबान है, जिस हाई कोर्ट से उन्हें ट्रांसफर करना है और जिस हाई कोर्ट ने आगे लेना है, उनसे एनओसी लिया जाता है कि आपको कोई एतराज तो नहीं कि आपके जज को ले रहे हैं हम फलां हाई कोर्ट के लिए, और अगले हाई कोर्ट से पूछा जाता है कि आपको कोई एतराज तो नहीं कि अगर हम उन्हें यहाँ पे ट्रांसफर करें। कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनके साथ एक कंसल्टेशन हुई, ओके हुआ, जज साहब ने अपनी कंसेंट दी, ओके हुआ। फिर उसके बाद जो चीफ जस्टिस साहिबान थे दोनों, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने अपनी एनओसी दी, तो उनकी ट्रांसफर हुई, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के मुताबिक हुई, कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट के मुताबिक हुई। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मलिक साहब ये ध्यान में रखिए कि ये इट इज नॉट ओनली द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मैं तो इसके नाम से भी इत्तेफाक नहीं करता, ये इनफैक्ट इट इज फेडरल हाई कोर्ट, इसलिए कि उसके एक्ट में लिखा हुआ है कि जजेस विल बी टेकन फ्रॉम द प्रोविंस। ठीक है, पंजाब हाई कोर्ट के एक्ट में नहीं लिखा हुआ, केपी के बलोचिस्तान या सिंध हाई कोर्ट के एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ कि जजेस सूबों से लाए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक्ट में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, जिस एक्ट की वो क्रिएशन है,
2010 में है कि जजेस को सूबों से लिया जाएगा। तो इससे पहले भी जो जजेस आप देखें कि सरदार असलम साहब पहले चीफ जस्टिस बने थे, लेकिन उस कोर्ट को एबॉलिश कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के जरिए। वो उनके बाद बिलाल साहब आए हैं, बिलाल साहब वो भी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से आए थे और यहाँ चीफ जस्टिस बने। लेकिन उसके बाद आए थे इकबाल हमीदुर रहमान साहब, और इकबाल हमीदुर रहमान साहब भी लाहौर हाई कोर्ट के जज थे जो यहाँ पे चीफ जस्टिस बने। फिर अनवर खान कासी साहब थे, तो वो भी बलोचिस्तान से बिलोंग करते थे अगर सूबों के तनासब की बात की जाए। और उनके बाद फिर आए हैं आतर मिन्नल्लाह साहब, वो आपको पता है केपीके से हैं। बिल्कुल ठीक है। जस्टिस आमिर फारूक पंजाब से है, और इसके बाद जो अभी है मोहसिर अख्तर कियानी साहब अगर देखें वो इस्लामाबाद से, और नीचे वाले कोई कहीं से कोई कहीं से। ये फेडरल हाई कोर्ट है इनफैक्ट। तो ये सूबों का मैं समझता हूँ कि सूबों के जजेस लेके यानी मुज़य्यन है सूबों की नुमाइंदगी से। तो इसलिए यहाँ तो कोई गलत बात हुई, ना गलत काम हुआ, ना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई काम हुआ जिसे कहीं पे चैलेंज कर सके या एजिटेट कर सके। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, विच इज एक्सरसाइज विद द कंसल्ट। बिल्कुल ठीक है। पीजे मीर साहब, मैं आता हूँ, राय साहब आपकी तरफ वापस आता हूँ। जी जी राय साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ वापस। पीजे मीर साहब, अभी आपने इदारों के पोलिटिसाइज होने की बात की थी। हमारे यहाँ इसमें तो कोई शक नहीं कि तमाम इदारे पोलिटिसाइज हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से सियासी जमातें टारगेट करती हैं, कभी अफवाज पाकिस्तान को, कभी आपकी अदलिया को, कभी आपके बाकी इदारों को, उससे तो आपने अपने रियासती इदारे ही अवाम के सामने खड़े कर दिए। बेशक, बिल्कुल सही आपने बात कही है, और यही वजह है कि हम तरक्की नहीं करते। राजा साहब ने कितनी हर चीज जो अभी उन्होंने बताई है अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो जब लॉ मौजूद है तो फिर आप उसको चैलेंज क्यों कर रहे हो? या तो ये अनपढ़ लोग हैं, बिल्कुल जाहिल किस्म के लोग हैं। व्हेन द लॉ क्लियरली स्पेसिफाइज कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ये जज इस तरह है उस तरह है, लेकिन यहां जज का नाम नहीं हम लेते, उसकी जज नहीं कहते, हम कहते हैं ABCD, इनके नाम लेते हैं। और भाई हु आर दे? हमें इनके नाम से गर्ज नहीं है, हमें इनके काम से गर्ज है। ये जब तक अपना काम नहीं दिखाएंगे, यू डोंट केयर, आई डोंट केयर कि जो मर्जी जज आए, हमने तो काम से काम करना है। तो ये जब पोलिटिसाइज करते हैं, जो आपने सवाल उठाया है, यही वजह है कि हम इनके नाम ले रहे हैं कि ये इस तरह नहीं आता, वो उस तरह नहीं आता, वो मंसूर अली शाह, यही वजह है कि आपके इदारे सारे खराब हुए हैं। आपने इसको मिसयूज किया हुआ है, मर्जी के आप जज लगवाते रहेंगे। आज की गवर्नमेंट नहीं, अक्रॉस द बोर्ड यही होता रहा है। आपने हर तरीके से आपने फौज के अंदर भी मुदाखलत की है, और फिर जो दूसरे हैकलर्स होते हैं, इनको मैं कहता हूं, बाद में बैठ के आपके फौज को भी ताने लगाते हैं, आपके जजेस को भी गंदा करते हैं, और सोशल मीडिया के अंदर आके आप अपने मुल्क की खुद बदनामी करते हैं। तो जब तक हम हर इदारे को कहते हैं ना अपने अपने डोमेन के अंदर काम करने को, और एक जो प्रॉब्लम है नसरुल्लाह मेरे भाई, के पाकिस्तान में मैं खुल के कहता हूं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किसी के पास नहीं है। हर चीज पाकिस्तान में वजीर आजम से लेके ऊपर तक होता है। और भाई मिनिस्टर्स को अकाउंटेबल ठहराओ, जब तक इनके पास पावर्स नहीं आएंगी ये क्या काम करेंगे? हर चीज तो वजीर आजम कर रहा है, तो इस चीज को हमने बिल्कुल ठीक है जरा रीस्टैब्लिश करना है। बिल्कुल ठीक है। पीजे मीर साहब हमारे साथ चूंकि मौजूद हैं, हमारे सीनियर साफी और एंकर पर्सन फवाद अहमद साहब। कराची की सूरत हाल भी इस वक्त बड़ी जो है तवज्जो तलब है, क्योंकि MKM पाकिस्तान के माबैन इख्तलाफात की बड़ी खबरें थी। अगरचे उन्होंने इस बात पर इतफाक़ किया है कि तमाम मामला मिल बैठ कर तय कर लेंगे। फवाद अहमद, ये बताइएगा कि MKM कराची में पाकिस्तान में चल क्या रहा है? ये इक़्तिदार की जंग है मलिक साहब। जिस तरह से पीजे मीर साहब अभी कहते हैं कि वज़ीर आज़म अपनी कोई पावर डेलीगेट नहीं करना चाहते, यहाँ पर सब कुछ जो है वो एक अक्ले कुल या जो मुख्तार कुल है वो अपने हाथ में रखना चाहता है। बिल्कुल वैसे ही MKM को भी मसला है कि उसमें जो है ना कायदे तहरीक बनने के उम्मीदवार 3-4 हैं। कामरान टैसूरी साहब भी चाहते हैं कि उन्होंने MKM का बुरे वक्त में जो है वो हाथ पकड़ा था, MKM के लिए रास्ता खोला था, MKM की इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करवाई थी, MKM को जो है वो एक ऐसा रास्ता दिखाया था कि जिसकी सूरत में उन्होंने कराची से इतनी सारी नशिस्तें जीत ली। तो अब उसका उनको फल मिलना चाहिए कि उनको जो है वो कायदे तहरीक तस्लीम कर लेना चाहिए, और MKM पे जिस तरह से अल्ताफ हुसैन हुआ करते थे इस तरीके से अब कामरान टैसूरी साहब की हुक्मरानी हो। फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब चाहते हैं कि जो कुछ उनके हाथ में है वो किसी को ना दें। उन्होंने अब तक कोई तंजीम नहीं बनाई, किसी तंजीमी जिम्मेदारी पे किसी को रखा। हालांकि अल्ताफ हुसैन साहब के अपने दौर में कि जब वो अकले कुल थे
उस वक्त भी यहाँ पर जो है वो हमने देखा तंजीमी कमेटी मौजूद थी, राब्ता कमेटी हुआ करती थी, यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ शोबाजात के जिम्मेदारान थे, लेकिन उन सब का भी ऐलान खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने नहीं किया। फिर मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कैम खानी है, उनके पास एक ताकत मौजूद है, उनके बैक पर वो लोग मौजूद हैं कि जो MKM की तंजीम में किसी वक्त बड़ी अहमियत और हैसियत रखा करते थे। वो ये समझते हैं कि पार्टी पे हुक्मरानी उनकी होनी चाहिए। फारूक सत्तार साहब भी कहीं ना कहीं दिल में ख्वाहिश रखते हैं कि कामरान टसूरी साहब कायद बने तो उस कायद के साथ जो है वो मुझे भी रास्ता मिल जाए। तो अब इन तमाम लोगों ने मिलकर, अच्छा ये सारे आपस में बैठ तो गए हैं, ये इलेक्शन लड़ने के लिए इलेक्शन से पहले एक साथ जमा तो हो गए थे, क्योंकि अगर ये आपस में जमा ना होते तो फिर इनको किसी के हाथ में चोंच आती, किसी के हाथ में दुम आती, किसी के हाथ में पूंछ आती। तो अब जब साजे की हंडियां चढ़ी थी तो उसके नतीजे में लोग बैठ तो साथ गए थे, लेकिन दिल आपस में मिले नहीं थे, एक दूसरे के खिलाफ कदूरतें थी, नफरतें थी। लोग ये समझते थे जो मौजूदा MKM उस वक्त की थी, 2018 में जो इमरान खान साहब की पार्टनर बनी, उसके हवाले से वो सारी MKM में समझती थी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब मुश्किल वक्त में उनका साथ छोड़ गए थे, ये तो PSP टोला है, ये तो वो टोला है कि जो बागी टोला है। फिर इस के अंदर जो है वो कामरान टसूरी साहब का, जैसा मैंने आपको तस्करा किया, इसी तरीके से फारूक सत्तार साहब जो है वो इब्तिदा में कामरान टसूरी साहब को लेकर आए थे। फिर कामरान टसूरी साहब की वजह से उनको सेनेट की टिकट दिलवाने के ऊपर उनका इख्तलाफ हो गया। फिर मुस्तफ़ा कमाल, फिर हमने देखा फारूक सत्तार साहब पार्टी से बाहर हो गए, लेकिन जिस पार्टी से बाहर फारूक सत्तार साहब कामरान टसूरी साहब की वजह से हुए थे, कामरान टसूरी साहब ने वो पार्टी जाकर ज्वाइन कर ली। तो ये सारा जो चक्कर है ये बुनियादी तौर पर उस पावर गेम का है कि जिसमें कायदे तहरीक लेकिन फवाद अहमद, एलामिया आज MKM पाकिस्तान के मेरे सामने पड़ा है, उसमें कहा कि सोशल मीडिया पर चंद अनासर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कारकुन सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखें, शर अंगेज़ी का शिकार ना हो, तमाम मामलात जो हैं वो हल कर लिए जाएंगे। आपको लगता है ऐसा ही होगा? तो मलिक साहब, एलामिया अगर ऐसे ना हो तो फिर कैसे हो? क्या एलामिया होना चाहिए किसी पार्टी की तरफ से कि जिनके अंदर इख्तलाफ हो? एलामिया हमेशा ऐसे ही हुआ करते हैं, आपको भी पता ही है। इस हद तक इख्तलाफ हो कि एक दूसरे की शक्ल आप देखने के लिए तैयार ना हो, तब भी एलामिया ऐसे ही होता है, तब भी मीडिया के अंदर, प्रेस के अंदर इसी तरीके से बात की जाती है। और इसमें सबसे अहम मामला ये है मलिक साहब कि जहां इख्तलाफ को हवा मिली, इस इख्तलाफ को ख़त्म करवा दिया गया था। MKM के अंदर जो इख्तलाफ था उसको बिठा के, समझा के, कुछ बड़ों ने बीच में पढ़ कर ये समझा दिया था कि भाई अब आपने लड़ना नहीं है। और उसके नतीजे में MKM ने एक यूनिटी का मैसेज देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एंटी पीपल्स पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गई, लेकिन वो बुनियादी तौर पर स्टेज सजाया गया था कि इसमें सबने बैठकर दिखाना था कि हम एक हैं। उसके बाद डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने एक लिस्ट जारी की जिसके अंदर उन्होंने तंजीम की मुख्तलिफ जिम्मेदारियां मुख्तलिफ लोगों को दी। इख्तलाफ उस वक्त पैदा हुआ कि जब कामरान टसूरी साहब को ये जिम्मेदारी दे दी गई कि वो पार्लिमानी अमूर सिंध असम्बली के जो हैं उसके इंचार्ज होंगे, और जब पार्लिमानी अमूर के इंचार्ज होंगे वो सिंध असम्बली के, तो इसका मतलब वो MPS को जारी करदा फंड्स के लिए भी सवाबदीद उनकी होगी कि वो किसको दिए जा सकते हैं और किसको नहीं दिए जा सकते। यहाँ से इख्तलाफ पैदा होता है क्योंकि MKM की तंजीम में मौजूद लोग ये समझते हैं कि हम पहले ही खीर का बड़ा हिस्सा जो है वो कामरान टसूरी साहब खा रहे हैं, उनको जो है वो मीठा मीठा मिला हुआ है। तो जब वो मीठा मीठा खा ही रहे हैं तो उनको फिर ये भी आप इख्तियार दे देंगे 15-15, 20-20 करोड़ पे जो MPS को फंड्स मिलना है वो भी जो है वो कामरान टसूरी साहब अपनी मर्जी से MPS को बताएं कि कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना। यहाँ पर इख्तलाफ पैदा हुआ और इसको मुस्तफ़ा कमाल साहब समझते हैं कि कराची की तामीर और तरक्की के हवाले से उनकी राय का एहतराम किया जाना चाहिए, उनकी मर्जी से ये फंड का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक, फवाद साहब, जो प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है, राजा खालिद साहब बड़ा मुख्तसर में आपसे जानना चाहूँगा मैं, जुडिशल कमीशन का कल इजलास होगा, तमाम मामलात बड़े आराम से तय पा जाएंगे? मेरे ख्याल में आराम से तय पा जाने चाहिए, कोई इस तरह की हर्डल तो नहीं है। सारा कुछ मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो रहा है, कानून के मुताबिक हो रहा है। तो ये जो खत लिखा गया था इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहले ही अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं कि ये जो लेटर्स राइटिंग कंपटीशन है ये खत्म होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ये स्मूथली हो जाएगा। तो आप एक मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो पीजे मीर साहब ने बात की ना, बड़ी रेलिवेंट है कि हमें काम से ताल्लुक है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस से ताल्लुक है कि आप कितना काम कर रहे हैं। ये अभी जो सरफराज डोगर साहब को एलिवेट किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इनका डिस्पोजल लाहौर हाई कोर्ट से पता कर लीजिए 6 और 7 हजार सालाना है। 6-7 हजार केसेज ये साल में निपटाते रहे। बिल्कुल ठीक। हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस वक्त सिटिंग चीफ जस्टिस साहब है, जस्टिस आमिर फारूक साहब, वो बावजूद इसके कि चीफ जस्टिस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होता है बेतहाशा, उसके बावजूद उनका डिस्पोजल साल का सबसे ज्यादा है बाकी जजेस की निस्बत।
तो मेरे ख्याल में असल तवज्जो खत लिखने के बजाय लोगों का काम निपटाने पे होनी चाहिए, लोगों को अदल काम करें, इंसाफ। बिल्कुल ठीक है। राय साहब, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, पीजे मीर साहब फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा मैं, मुज़ाकरात जल्द होते हुए आपको नजर आते हैं सियासी जमातों के माबैन, यानी हुकूमत और अपोजिशन के माबैन? नसरुल्लाह मेरे भाई, मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, ये सब कुछ हो सकता है अगर दोनों साइडों की नीयतें ठीक हों। अगर ये वाकई पाकिस्तान से प्यार करते हैं, आवाम से प्यार करते हैं, अपनी नीयतें खुले और ये ना कि मुझे ये एडवांटेज मिल जाए या उसको मिल जाए, दोनों मिलके करें, ये हो सकता है। सिवाय सिर्फ एक ही चीज है, अपनी दिल, अपना दिमाग और अपनी नीयत को साफ रखो, हम पाकिस्तान के लिए हर कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर पीटीआई चाहे कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए और हमारा मैंडेट हमें वापस दिया जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इन शराइत के साथ मुज़ाकरात होंगे? इसे नहीं होंगे नसरुल्लाह साहब। जब हम कानून की बात करते हैं, ये गवर्नमेंट जो है ये कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो कोर्ट ऑफ लॉ है। कोर्ट ऑफ लॉ विल डिसाइड द फेट ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। गलत कैसे सही कैसे, लेट द कोर्ट्स डिसाइड। इसलिए तो मैं कह रहा हूं नीयतें साफ होनी चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें किसी के लिए भी। आपने जरदारी साहब को क्या किया, 11 साल क्या किया है? आपने नवाज शरीफ को क्या किया है? आपने किसको छोड़ा है? सिकंदर मिर्जा को एग्जाइल में भेज दिया, किसी को फांसी लगा दी। यार कहीं तो इंसाफ दो खुदा के लिए। आज हमें इंसाफ चाहिए, ये क्लीन स्लेट चाहिए ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। आपने मुझे सवाल करने थे, पीजे साहब मुझे बताइए कि महंगाई कब खत्म होगी, ये बताइए एम्प्लॉयमेंट कहां कैसी बेहतर होगी। हम बात कर रहे हैं इनकी पॉलिटिकल सर्वाइवल की। और भाई दीज पीपल डू नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान। हमने इनका सोचना है, बाकी छोड़ो यार, थिंक अबाउट द पीपल, अवाम का सोचो। पीजे मीर साहब, राजा खालिद महमूद साहब, फवाद अहमद साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चलते चलते इस तस्करा करते जाएं कि सऊदी अरब के हवाले से जिस तरीके से इसराइली वज़ीर आज़म ने एक फ़लस्तीनी रियासत की क़याम की तजवीज़ दी है, उस पर पूरी उम्मत मुसलमा और तमाम इस्लाम ममालिक में शदीद रद्दअमल पाया जाता है कि इस किस्म की तजवीज़ देना ही दर हकीकत जो है वो किसी मुल्क के अंदर उसकी सलामती के अंदर, उसकी खुद मुख्तारी के अंदर मुदाखलत है। मुसलमान ममालिक को ये सोचना होगा कि अगर इस किस्म की साजिशें उनके ख़िलाफ़ होती हैं तो उन्हें मिलकर इनका मुकाबला करना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।